Hello everyone, welcome to all of you online classes of KCG Academy. My name is Zubair Khan. I am the educator of mathematics. तो आज मैं आपको नंबर सिस्टम्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि वेरी फर्स्ट टॉपिक है आपका अर्थमेटिक का। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम के बारे में बताने के लिए मुझे सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि एक्चुअली ये सिस्टम होता क्या है। सिस्टम का मतलब होता है गाइस कि कोई भी दो या दो से अधिक चीज़ मिलकर के किसी एक चीज़ को बनाती हैं, उसको सिस्टम्स कहते हैं। जैसे कि मैं आपसे बात करूं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में क्या होता है कि मॉनिटर भी होता है और उन सब चीज़ों को सारे सिस्टम्स मिलकर के एक सिस्टम को बनाते हैं। तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है? आपका सिस्टम। जैसे कि आपका गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट में दो या दो से अधिक मिलकर के उन सब चीज़ को क्या कहा जाता है? आपका गवर्नमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि मैं आपको बताने वाला हूँ किसके बारे में? नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के बारे में। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम क्या होता है, क्योंकि नंबर सिस्टम की क्लासिफिकेशन के लिए आपको नंबर्स के सारे जो टाइप्स हैं उनके पता रहना चाहिए आपको। तो सबसे पहले जो है आपका डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें 10 अंकों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि एग्जाम में पूछा गया कि इसमें कितनी डिजिट्स का यूज होता है? आपका 10 डिजिट्स का यूज होता है। और जो डिजिट्स यूज होती हैं इसमें वो होती हैं आपकी 0 से लेकर के 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो ये सब की सब डिजिट आपकी क्या कहलाती हैं? डेसिमल सिस्टम कहलाती है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं दूसरे तरह का जो सिस्टम्स है वो है आपका बाइनरी सिस्टम। तो गाइस बाइनरी सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट का इस्तेमाल किया जाता है, 0 और 1। अब जो मैं बात करूं आपसे ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। ऑक्टाडेसिमल सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसका बेस हमेशा यूज किया जाता है 8 और इसमें जो डिजिट्स का इस्तेमाल किया जाता है 0 से लेकर के 7 तक। अब यहां पर आपका हेक्साडेसिमल सिस्टम है। तो हेक्साडेसिमल सिस्टम का अगर बेस की बात करूं यानी कि इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो होता है आपका 16 और इसको बताने के लिए 0 से लेकर 9 और A, B, C, D, E और F ये सब की सब डिजिट किसको बताती हैं? आपकी हेक्साडेसिमल सिस्टम की। तो यहां से लेकर के यहां तक जो आपका ये पार्ट है आपका जीएस का। मैथमेटिक्स जो आपका डिपेंड है वो पूरे का पूरा डिपेंड है किस पे? दशमलव पद्धति पर। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डेसिमल सिस्टम क्या होता है, क्योंकि ये हमें नहीं पढ़ना, ये आपके सिलेबस में नहीं है मैथ्स के। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि डेसिमल सिस्टम होता क्या है। तो डेसिमल सिस्टम में जैसा कि मैंने कहा कि डेसिमल सिस्टम में 10 डिजिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है डेसिमल सिस्टम में। जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि यहां पर आपसे पूछा जाता है प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान, और दूसरा आपसे क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है फेस वैल्यू यानी कि अंकीय मान। अब ये प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू होता क्या है? अगर मैंने कहूं आपसे, मैं एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा 1 2 3 4, एक नंबर है आपका 1 2 3 4। अब यहां पर हमें निकालनी है इसकी प्लेस वैल्यू 3 की कितनी होगी? तो 3 की प्लेस वैल्यू 3 ही होगी। और यहां पर ये इकाई होता है और ये दहाई होता है, ये सैकड़ा होता है और ये हजार होता है। लेकिन यहां पर 3 की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है? आपका इकाई और दहाई पर है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 30। अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 तो इकाई पर है तो 4 ही रहेगा। अगर मैं आपकी 2 की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा आपका? 200। अगर मैं आपकी 1 की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा आपका? 1000। तो ये सब की सब क्या है? इसकी प्लेस वैल्यू है। अगर मैं बात करूं आपसे फेस वैल्यू की, तो 1 की फेस वैल्यू 1 ही रहेगी, 2 की कितनी रहेगी? 2 ही रहेगी, और 3 की कितनी रहेगी? 3, और 4 की कितनी रहेगी? 4। अब यूपीएससी 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया कि आपको एक क्वेश्चन दिया उसने कि आपको क्वेश्चन दिया कि 2 3 5 6, यहां पे क्वेश्चन पूछा आपसे कि 3 के स्थानीय मान
व जातीय मान का अंतर क्या है? यूपीएसआई 2017 में क्वेश्चन पूछा गया आपसे, यानी कि 3 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या है। तो सबसे पहले हमें पता रहना चाहिए कि 3 का अगर स्थानीय मान की बात करूं तो ये इकाई, ये दहाई और ये क्या होता है आपका सैकड़ा। तो यानी कि इसका स्थानीय मान कितना हो चुका है बच्चों? 300। और अगर जातीय मान की बात करूं तो यहां पर इसकी जो वैल्यू हो जाती है वो 3 की 3 ही रहती है, यानी कि जो अंकीय मान है, जो आपका फेस वैल्यू है वो 3 का क्या रहेगा आपका? 3 ही रहेगा। तो यहां पर 300 में से 3 गया तो कितना बचता है आपका? 257। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कोई भी आपको एक नंबर दे देगा, वो पूछेगा इसका स्थानीय मान क्या है और इसका अंकीय मान क्या है। अब यहां आपका आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि जिसको हिंदी में कहा जाता है सम्मिश्र संख्याएं। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होता है जिसको a प्लस के IB की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे कि मैं कहूं कि सम्मिश्र संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसको क्या लिखा जाए? a प्लस के IB की फॉर्म में लिखा जाए। जैसे कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल मैंने लिखा यहां पर कि 3 प्लस के 4i, तो ये क्या है आपका? कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब यहां पर ये जो a है ये रिप्रेजेंट करता है आपका, ये है रियल नंबर, यानी कि इसको कहा जाता है वास्तविक संख्याएं। और IB यानी कि I का मतलब होता है आपका आयोटा, जिसका ये आपको ये बताता है कि ये जो नंबर है आपका काल्पनिक नंबर है। तो IB की अगर मैं बात करूं तो ये इमेजिनरी नंबर कहलाता है। इसको कहा जाता है काल्पनिक संख्याएं। अब ये काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? सबसे पहले मैं ये बता देता हूं कि कोई भी वैल्यू अंडर रूट के अंदर अगर माइनस में रहती है तो वो क्या कहलाती हैं? सब की सब आपकी काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि मैंने लिखा यहां पर रूट माइनस के 17, रूट माइनस के 13, रूट माइनस के 6, तो ये सब की सब वैल्यू आपकी क्या कहलाती हैं? काल्पनिक संख्याएं हैं। अब यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो आपकी काल्पनिक संख्याएं हैं ये क्या होती हैं? कि आयोटा की जो वैल्यू होती है, आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1 माइनस के 1। अब यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं कि आई की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी अंडर रूट के अंदर? माइनस के 1। तो ये जितनी भी नंबर मैंने आपके सामने लिखे, माइनस के रूट 17, माइनस के रूट 13, माइनस के रूट 6, ये सब की सब क्या कहलाती हैं? आपकी काल्पनिक संख्याएं हैं, इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि इन सभी संख्याओं में क्या आ रहा है आपका? आई आ रहा है, आयोटा आ रहा है। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है कि आयोटा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपकी? माइनस के 1। बट आपका ये जो है इमेजिनरी नंबर ये आपके सिलेबस में नहीं है। हमें जो पढ़ना रहता है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ना रहता है रियल नंबर। अगर मैं एक एस प्लेन को यहां पर रिप्रेजेंट करूं तो ये आपका यहां से लेकर के माइनस के इनफाइनाइट से लेकर के प्लस के इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर हैं ये मैंने लिखा यहां पर माइनस के 4, माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस के 1, 0, 1, 2, 3, 4, तो ये सब के सब क्या कहलाते हैं? आपके रियल नंबर कहलाते हैं, वास्तविक संख्याएं। अब इसी एस प्लेन पर अगर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, तो काल्पनिक संख्याएं आपके इस प्लेन पर रिप्रेजेंट की जाती हैं आपकी। जैसे कि मैंने लिखा यहां पर 4i, तो 4i कहीं ना कहीं आपके इस प्लेन पर रिप्रेजेंट की जाएगी। ये जो काल्पनिक संख्याएं हैं अगर इसकी एप्लीकेशन देखनी है तो इसकी एप्लीकेशन आपको देखने में मिलती है इंजीनियरिंग में या बीएससी में, लेकिन हमारा जो अर्थमेटिक है वो पूरे का पूरा डिपेंड है कौन से नंबर्स के ऊपर? रियल नंबर के ऊपर, यानी कि माइनस के इनफाइनाइट से लेकर के प्लस के इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर हैं वो सब के सब क्या है? आपके रियल नंबर हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। तो हमें जो स्टडी करनी है वो किसके बारे में करनी है? रियल नंबर के बारे में करनी है, इन नंबर्स के बारे में करनी है, ना कि इन नंबर्स के बारे में।
तो जो हमारा मैथ्स का सिलेबस है वो पूरे का पूरा डिपेंड है कौन से नंबर्स के ऊपर, वास्तविक संख्याओं के ऊपर, माइनस के इनफाइनाइट से लेकर के प्लस के इनफाइनाइट तक। तो यहां पर आप इस लाइन के ऊपर वास्तविक संख्याएं देख रहे होंगे कि माइनस के इनफाइनाइट से लेकर के प्लस के इनफाइनाइट तक हैं। तो यहां पर एक तो संख्याएं हैं आपकी माइनस के 4, माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस के 1 और ये 0, 1, 2, 3, इसको कहते हैं हम इंटीजर, यानी कि इसमें कोई भी दशमलव नहीं है, पूर्णांक है ये। कौन कौन सी नंबर, जैसे कि 1, 2, 3, 4, ये सब के सब नंबर क्या कहलाते हैं आपके, पूर्णांक। और हमें स्टडी ही इसी के ऊपर करनी है, यही हमारा मैथमेटिक्स का सिलेबस है और पूरी इसी लाइन के ऊपर हमें आपकी स्टडी करनी है। तो यहां पर क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये वाली जो लाइन है वो क्या है, आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। और ये वास्तविक संख्याएं आपकी दो तरह से टूट चुकी हैं कि पहला तो आपका पूर्णांक है 1, 2, 3, 4 यानी कि इंटीजर हो गए, और दूसरे क्या मैं इन नंबर्स में ये भी तो बता सकता हूं कि ये 1.2 होगा यहां पर, और यहां पर 2.3 होगा, और यहां पर 3.5 होगा। तो यहां पर ये सब के सब नंबर आपको कैसे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ये आपका डेसिमल नंबर है, यानी कि दशमलव संख्याएं हैं। तो क्या मैं इतना बोल सकता हूं कि जो हमारी वास्तविक संख्याएं हैं ये दो तरह से ब्रेक हो गई। पहला क्या है हमारा कि ये सब के सब क्या कहलाती है, हमारी इंटीजर यानी कि पूर्णांक, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, माइनस के 2 हो गया, ये सब के सब क्या है, आपके पूर्णांक हैं। और इन्हीं नंबर्स के अंदर कहीं ना कहीं दशमलव नंबर छिपे रहेंगे, तो ये दूसरे नंबर क्या निकल करके आए हमारे सामने, डेसिमल नंबर। तो क्या मैं इतना बोल सकता हूं कि वास्तविक संख्याएं आपकी दो तरह से ब्रेक हो गई। एक तो क्या है आपका इंटीजर, जिसको कहा जाता है आपका पूर्णांक, और दूसरा आपका क्या कहलाया जाता है यहां पर, ये डेसिमल नंबर। डेसिमल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें क्या लग रहा है, आपका दशमलव लग रहा है। मैंने कहा कि वास्तविक संख्याएं ही हमें पढ़नी है, हमारे जो सिलेबस में है वो क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, काल्पनिक संख्याएं हमें नहीं पढ़नी। तो वास्तविक संख्याओं को मैंने बताया कि माइनस के इनफाइनाइट से लेकर के प्लस के इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर हैं वो सब के सब क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। और वास्तविक संख्याएं आपकी माइनस में भी हो सकती हैं और प्लस में भी हो सकती हैं। सब के सब माइनस के इनफाइनाइट से लेकर के प्लस के इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर हैं सब के सब आपकी क्या कहलाती है, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब इस वास्तविक संख्याओं में आप देख रहे होंगे कि वो संख्याएं भी हैं जिसके पीछे दशमलव नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे हम, इंटीजर हैं। और जिनके साथ में दशमलव लग रहा है उसको क्या कहेंगे हम, कि ये दशमलव है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा यहां पर अब डेसिमल नंबर, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये इंटीजर क्या है, क्योंकि सब की सब डेफिनेशन यहीं से निकल करके आती है इंटीजर से, कि आपके प्राइम नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, ओड क्या होते हैं, ट्विन प्राइम क्या होते हैं। क्योंकि इन सब के कंसेप्ट अगर हम नहीं सीखे रहेंगे तो पूरे का पूरा मैथ पढ़ना हमारे लिए बिल्कुल बेकार है। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं किसके बारे में, दशमलव संख्याएं क्या होती हैं। ये हमें नहीं पढ़ना क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो यहां पर मैं आपको डिस्कस करूंगा डेसिमल नंबर। दशमलव संख्याएं। तो मैंने बताया था कि रियल नंबर आपके दो तरह के होते हैं, एक तो होता है इंटीजर और दूसरा क्या होता है आपका डेसिमल। तो यहां पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, दशमलव संख्या के बारे में। तो दशमलव संख्या के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कोई एक नंबर 0.5, ये क्या है आपका डेसिमल है। फिर उसके बाद मैंने लिखा यहां पर दूसरा नंबर 0.333, ये क्या है आपका रिपीट हो रहा है, यानी कि इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। और तीसरा मैंने नंबर लिखा यहां पर आपका 0.12583 और ये क्या है आपका इनफाइनाइट टाइम तक से, यानी कि इसका कोई भी रुक नहीं रहा, ये नंबर ये आपका चलता चला जा रहा है। तो यहां पर इस डेफिनेशन को क्लियर करने की बहुत जरूरत है कि डेसिमल को लिखने का जो तरीका है, मैंने लिखा आपका 0.5, दूसरा जो नंबर लिखा मैंने लिखा आपका 0.333, ये आपका रिपीट हो रहा है। और तीसरा जो नंबर लिखा मैंने 0.125834 और ये क्या है आपका, ये भी रिपीट हो रहा है, ये रुक नहीं रहा। तो यहां पर क्या मैं इतनी बात बोल सकता हूं कि नंबर जो है आपका जो डेसिमल है, अगर ये वाला जो नंबर है, क्या इसको मैं ये लिख सकता हूं 5/10, 5/10। और इस वाले नंबर को आपने पढ़ा होगा कि जब भी कोई भी नंबर रिपीट होता है इनफाइनाइट टाइम तक, तो उसको क्या लिखा जा सकता है आपका 0.3 पर बार, यानी कि ये एक ही नंबर है, क्या है, रिपीट हो रहा है।
अगर फॉर एग्जाम्पल कोई एक नंबर इस तरीके से रिपीट हो रहा है 0.12 12 12 और ये इनफाइनाइट टाइम तक है, तो इसको लिखा जा सकता है 0.12 पर बार। लेकिन यहां पर एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो मैंने क्या करा, एक ही नंबर के ऊपर बार लगाया है। अब यहां पर ये जो नंबर है आपका 0.125834, यानी कि पॉइंट के बाद कुछ का कुछ आ रहा है, इसकी कोई भी रिपीटिशन नहीं है, तो इस नंबर को आप क्या है P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो यहां से क्या मैं इतना भी बोल सकता हूं कि 3 जितने के ऊपर क्या होता है आपका बार होता है, उसको क्या हटा देते हैं हम, क्या लिख देते हैं हम, डिवाइडेड बाय 9। तो ये मैं बताऊंगा कैसे लिखा जाता है, लेकिन अभी फिलहाल आपको इतना समझना है कि जिसके ऊपर बार होता है उसको क्या लिखा जा सकता है, 3 डिवाइडेड बाय 9। तो यहां पर एक डेसिमल था और यहां पर भी एक डेसिमल था, यानी कि ये दशमलव भी खत्म हो चुका है और ये दशमलव भी खत्म हो चुका है, और दोनों के दोनों क्या आपके P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। हाँ, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो आपका डेसिमल है सबसे पहले क्या था, एक तो रिपीटिंग नेचर का था, भाई यहां पर भी तो आपका 0 0 0 रिपीट हो रहा है। तो डेसिमल मैंने दो तरह से कैटेगराइज किया है। पहला जो टाइप है वो क्या है आपका, रिपीट हो रहा है, और दूसरा जो टाइप था ये क्या था आपका, नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग, रिपीट का मतलब होता है कि जिसकी पुनरावृत्ति हो, और नॉन रिपीट का मतलब होता है जिसकी पुनरावृत्ति ना हो, जैसे कि एग्जांपल आपके सामने है। तो यहां पर क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है, क्या उस नंबर को मैं ये कह सकता हूं कि उसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। भाई जो भी नंबर आपका रिपीट हो रहा है, तो क्या उसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहां पर जो नंबर आपका जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, वो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। लिख सकते हो आप इसको P/Q के फॉर्म में, कभी भी नहीं लिख सकते। तो मैं यहां पर एक पॉइंट और बोल सकता हूं कि जो P/Q के फॉर्म में लिखा गया है, क्या वो सब के सब क्या है आपके रिपीटिंग नंबर हैं। यानी कि ये जो रिपीटिंग नंबर हैं, जो रिपीट हो रहे हैं, इसको क्या किया जा सकता है, टर्मिनेटिंग। अब बच्चों को ये बड़ा कंफ्यूजन होता है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि जो दशमलव खत्म किया जा सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि जो दशमलव खत्म नहीं किया जा सकता। तो मैं यहां पे ये बता रहा हूं कि जो नंबर रिपीट हो रहे थे, क्या उनका दशमलव हट चुका है, हाँ हट चुका है। तो मैं ये बोलूंगा कि जो रिपीटिंग नंबर हैं वो टर्मिनेटिंग है, यानी कि उनका दशमलव हट चुका है। तो इसको मैं लिखूंगा टर्मिनेटिंग, यानी कि दशमलव खत्म किया जा सकता है। और दूसरा मैं ये कहूंगा कि जो नंबर आपके रिपीट नहीं हो रहे थे और ना ही उनको P/Q के फॉर्म में लिखा जा रहा था, तो उनको मैं ये बोल सकता हूं कि ये क्या है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग। यानी कि इनका दशमलव खत्म नहीं किया जा सकता, इनको ना ही आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये सभी संख्याएं जो रिपीट हो रही हैं, जिनकी पुनरावृत्ति हो रही है और जिनको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और जो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग का मतलब जिनका दशमलव हट सकता है, तो उन सभी संख्याओं को कहते हैं हम रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्याएं। तो ये सब के सब आपके क्या कहलाती हैं, आपकी रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। और वो संख्याएं जो आपके पॉइंट के बाद कुछ का कुछ आ रहा है, तो उनको हम P/Q के फॉर्म में भी नहीं लिख सकते और ना ही इनका दशमलव हटाया जा सकता है। तो यानी कि इसको क्या कहा जाएगा, आपका नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये सब की सब संख्याएं क्या कहलाती हैं, आपकी इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं।
अगर कोई आपसे पूछता है कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो आप ये बताओगे कि परिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं कि जिसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। भाई परिमेय संख्या क्या है आपका, P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और हर रिपीटिंग वैल्यू, दुनिया की हर रिपीटिंग वैल्यू क्या कहलाती है आपकी, परिमेय संख्या, क्योंकि वो टर्मिनेटिंग है, यानी कि उसका दशमलव खत्म किया जा सकता है। और जो संख्याएं आपकी रिपीटिंग नहीं है उनको P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, तो वो सब की सब क्या कहलाएंगी, आपकी अपरिमेय संख्याएं। और यहां पर इनका दशमलव भी खत्म नहीं किया जा सकता। मैं आपको डेसिमल नंबर्स, डेसिमल सिस्टम बता चुका हूं, क्योंकि डेसिमल सिस्टम में मैंने आपको बताया परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। अब मैं आपको बताने वाला हूं आपका इंटीजर नंबर, यानी कि पूर्णांक संख्याएं। मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग की में ही बताया था कि भाई नंबर सिस्टम जो होता है हमारा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये तो क्या कहलाती हैं आपकी इमेजिनरी, यानी कि काल्पनिक संख्याएं। और ये वाली जो नंबर होते हैं माइनस के इनफाइनाइट से लेकर के प्लस के इनफाइनाइट तक, ये सब के सब जो नंबर हैं, ये नंबर क्या कहलाती हैं, हमारी वास्तविक संख्याएं या रियल संख्याएं। अब इन रियल नंबर्स में, यानी कि वास्तविक संख्याओं में, मैंने आपको दो तरह से कैटेगराइज किया। पहला जो टाइप था, यानी कि डेसिमल में भी नंबर आ रहे थे, जैसे कि -4, -3, -2, 1, माइनस के और 0, 1, 2, 3, 4, तो ये सब के सब क्या कहला रहे थे, आपके इंटीजर कहला रहे थे। और दूसरे तरह के जो थे आपके, जैसे कि 2.5 हो सकता है, यहाँ पर 3.5 हो सकता है, तो ये सब के सब नंबर आपके क्या कहला रहे थे, दशमलव संख्याएं। तो दशमलव मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब मैं बताऊंगा आपको कि ये पूर्णांक क्या होते हैं, माइनस के इनफाइनाइट से लेकर के प्लस के इनफाइनाइट तक जो भी संख्याएं हैं वो सब की सब क्या कहलाती हैं, आपकी पूर्णांक। तो मैंने लिखा कि माइनस के इनफाइनाइट से लेकर के -4, -3, -2 और -1, और ये क्या है आपका 0, 1, 2, 3, 4, ये सब की सब क्या कहलाती हैं, आपकी पूर्णांक। और इसी में जो पॉइंट वाले नंबर आ रहे थे उसको कहते थे हम दशमलव, जिसमें कि हम परिमेय अपरिमेय डिस्कस कर चुके हैं। अब यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इन इंटीजर यानी कि पूर्णांक में ही आपके जो नंबर, जो डेफिनेशन निकलती है आपकी, जो निकल करके आती है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, और आपके होल नंबर क्या होते हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्कस कर देता हूं यहां पर नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं। तो यहां पर प्राकृतिक संख्याएं हम डिस्कस करेंगे, सब की सब जो इस नंबर्स में आती हैं, जो जिनसे हम काउंट करते हैं, यानी कि जिन संख्याओं से हम गिनते हैं, उनको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे कि मैंने लिखा यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये सब के सब नंबर आपके क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ये सब की सब डेफिनेशन आपके इंटीजर से ही आ रही हैं। ये इंटीजर ही हमारे सिलेबस में है, ना कि ये वाला हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा सिलेबस में नहीं है। यानी कि ये जो आपकी ये काल्पनिक संख्याएं थी, ये हमें नहीं पढ़नी। तो यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो नंबर हैं आपके, इसमें से आपकी प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं से हम गिन सकते हैं चीज़ों को। फिर दूसरी आ जाती है आपकी होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, अब यहां पर जो प्राकृतिक संख्याएं थी 1 से लेकर के 9 तक थी, लेकिन अब बड़ी संख्याओं को हमें लिखना था तो हमारे पास 0 नहीं था। जैसे 100 को लिखना है, 1000 को लिखना है, 1 लाख को लिखना है, तो अब यहां पर जो 0 आ जाता है, ये 0 आपका क्या कहलाता है, आपका ये सब के सब क्या कहलाते हैं, आपकी होल नंबर, यानी कि पूर्ण कंप्लीट हो चुके हैं सिस्टम। अब फिर उसी में से आपका, अब मैं बता रहा हूं आपको कि ये तीसरा जो निकल करके आता है, ये निकल करके आता है आपका कि सम संख्याएं क्या होती हैं। ये सब के सब आपके कहां से निकल करके आ रही है, इंटीजर से ही डेफिनेशन को निकाल रहा हूं। फिर उसके बाद मैंने निकाला कि इवन नंबर क्या होते हैं, यानी कि सम संख्याएं। तो सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हों, यानी कि जिसका भाग 2 में पूरी 2 से उस संख्या को पूरी के पूरे से भाग दे दें। जैसे कि आपका यहाँ पर ये सब की सब संख्याएं क्या कहलाती हैं, आपकी इंटीजर कहलाती हैं। तो मैं -4 और -2 और आपका 0
और आपका 2 और आपका 4 और ये आपका क्या हो गया आपका 6, ये सब के सब नंबर क्या कहलाते हैं आपके सम संख्याएं कहलाती हैं, क्योंकि 2 इसको पूरे के पूरी तरीके से कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये आती है बच्चों में कि ये 0 क्या है आपका सम संख्या है या विषम संख्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये प्रूफ करूंगा कि 0 एक सम संख्या है, फिर उसके बाद मैं आपको विषम संख्या के ऊपर लेकर के जाता हूँ। तो सबसे पहले 0 1 इवन नंबर यानी कि सम संख्या है। जैसे कि मैं यहाँ पर नंबर लिख रहा हूँ -4, -3 और -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये सब के सब इंटीजर है हमारे पास। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये -4 आपका एक सम संख्या है, अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और हर एक नंबर को छोड़ने के बाद जो अगला नंबर होता है, यानी कि एक नंबर जोड़ने के बाद जो नंबर मिलता है, अगर आप सम संख्या से शुरू कर रहे हो, इवन नंबर से अगर आप शुरू कर रहे हो, तो मिलने वाला नंबर आपको इवन ही होना चाहिए, सम ही होना चाहिए। एक नंबर छोड़ा अगला नंबर इवन नंबर, यहाँ पर एक नंबर छोड़ा अगला नंबर एक इवन नंबर, ये नंबर छोड़ा तो अगला नंबर क्या है आपका एक सम संख्या है, ये भी क्या है आपकी एक सम संख्या है, ये भी क्या है आपकी एक सम संख्या है। तो क्या यहां से भी मैं प्रूफ कर सकता हूं कि ये 0 आपका एक सम संख्या है। अगर आप 0 को सम संख्या नहीं मानते हो तो यहां से ये चेन जो है इसकी ब्रेक हो जाएगी। जो हमारी डेफिनेशन है कि एक जोड़ने के बाद अगर आप सम से या इवन नंबर से स्टार्ट कर रहे हो, एक नंबर जोड़ने के बाद जो अगला नंबर हमें मिलता है वो क्या कहलाता है आपका इवन नंबर कहलाता है। अब यहां पर मैं इसकी दूसरा जो आपको प्रूफ बता सकता हूं वो ये है कि इवन प्लस के ओड और ओड जो देता है आपको इवन देता है, और इवन और प्लस के इवन जो देता है आपको वो भी इवन देता है। जैसे कि नंबर चेक करा मैं लिखता हूँ यहाँ पर इवन 2 और ओड लिखा मैंने 1, तो कितना निकल करके आता है आपका 3, यानी कि प्रॉपर्टी सही है, यानी कि 1 ओड है सही है, 2 इवन है सही है। अब यहाँ पर अगर मैं मानता हूँ कि ये 0 जो है हमारा ये क्या है विषम संख्या है, मैंने माना 2 प्लस के 0, तो यहाँ पर तो आपका ओड आना चाहिए, लेकिन आ क्या रहा है आपका 2। क्यों आ रहा है 2? क्योंकि हमने 0 को क्या मान लिया है ओड मान लिया है। अब अगर मैं कहूँ आपसे कि यहाँ पर ओड और ओड, जैसे कि 3 प्लस के 1 ये क्या देता है आपको 4, यानी कि ये प्रॉपर्टी भी सही है हमारी। अब यहाँ पर अगर मैं लिख रहा हूँ आपका 2 प्लस के 0 बराबर कितना आ रहा है 2, यानी कि 0 को मैंने इवन माना है, सम संख्या माना है, तो 2 आ रहा है, यानी कि 0 एक सम संख्या है। अगर मैं यहाँ पर आपका 4 रखता हूँ और 0 रखता हूँ तो ये कितना आ रहा है आपका सम संख्या है, यानी कि हैंस प्रूव दैट कि 0 क्या है आपका एक सम संख्या है, इवन नंबर है। अब हम मूव करते हैं कि ओड नंबर क्या होते हैं, विषम संख्या। पर मैंने लिखा ओड नंबर, विषम संख्याएं। अब विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से जिसका भाग नहीं लगता है, यानी कि जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल ना हो, जैसे कि आपका -5 और भी नंबर हो सकते हैं माइनस में, और -3, -1 और आपका +1, 3, 5, ये सब के सब नंबर क्या कहलाते हैं आपके ओड संख्याएं कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं, क्योंकि 2 का इसमें कंप्लीटली भाग नहीं जा रहा है। अब यहाँ पर आपके आ जाते हैं प्राइम नंबर, जो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर वो आते हैं आपके प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्याएं। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, और इसकी जो एप्लीकेशन है वो मैथ्स में बहुत ज़्यादा है। आपका एलसीएम एचसीएफ हुआ और सब के सब जितने एवरेज हैं और नंबर सिस्टम है, वहाँ से प्राइम नंबर के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिसके 2 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर। इसको हिंदी में कहा जाता है गुणनखंड, या इसको कहा जाता है भाजक और डिवाइजर। अब बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि ये जो भाजक है या गुणनखंड है और जो आपका मल्टीपल है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि ये है आपका 6, अब 6 को
अगर मैं आपसे पूछूं कि 6 के भाजक कितने हो सकते हैं, यानी कि गुणनखंड कितने हो सकते हैं, तो यहाँ पर ऐसे नंबर आप मुझे बताएं कि जो 6 को पूरा कंप्लीटली डिवाइड कर दें। जैसे कि हुआ आपका 1 पूरा भाग दे देगा 6 को, और 2 भी दे देगा, और 3, और यहाँ पर क्या है आपका 6, यानी कि 6 के जो गुणनखंड है वो कितने हैं आपके 4। ये क्या कहलाते हैं, भाजक कहलाते हैं। 6 के कितने भाजक हो गए 4। अगर मैं इसकी गुणज की बात करूं, मल्टीपल की बात करूं, किसके 6 के, तो वो कितने हो सकते हैं आपके 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ते 18, इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि डिवाइजर क्या होता है, यानी कि भाजक का मतलब वो संख्याएं जो उसको पूरे का पूरा भाग दे दें। जैसे कि 6 के कितने हो गए 4। और अगर मल्टीपल या गुणज पूछता है आपसे, गुणज, तो वो कितना हो सकते हैं, वो इनफाइनाइट हो सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप 18 के फिर 6 से मल्टीप्लाई कराओ, फिर 6 से कराते चले जाओ, उसकी कोई लिमिट नहीं है। अब यहाँ पर मैंने कहा कि अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसके कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, यानी कि 2 भाजक होते हैं। अब यहाँ पे मैंने संख्याएं लिखी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये सब के सब नंबर लिख दिए मैंने। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि 1 को क्या भाग दे सकता है, 1, यानी कि 1 का जो फैक्टर है, जो भाजक है वो 1 ही है। अब 2 को 1 और 2 से भाग दे सकते हैं, यानी कि इसके भाजक कितने हो गए 2। अब इसको 1 और 3, इसको 1 से भी भाग दे सकते हैं, 2 से भी और 4 से भी, इसको 1 से और 5 से, इसको 1 से और 2 से और 3 से, इसको 1 से और 7 से, और कोई नंबर नहीं है, और इसको 1 से 2 से 4 से और 8 से, इसको 1 से और 3 से और आपका 9 से, इसको किससे दे सकते हैं 1 से 2 से 5 से और 10 से, इसको 1 से और 11 से। इसी तरीके से ये सब के सब नंबर चलते रहते हैं। तो मैंने कहा कि अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके भाजक या डिवाइजर कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो इसके 2 भाजक हैं, यानी कि 2 ही नंबर इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो 2 आपकी एक प्राइम संख्या है, 3 आपकी एक प्राइम संख्या है, 4 नहीं है, 5 आपकी एक प्राइम संख्या है, 7 आपकी एक प्राइम संख्या है, क्योंकि इसके भाजक कितने हैं 2, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 आपकी एक प्राइम संख्या है। तो प्राइम संख्या में ये बोल सकता हूं कि जिसके कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। या इसकी दूसरी डेफिनेशन इस तरीके से देते हैं लोग कि जो 1 से डिवाइड हो जाए, यानी कि 1 से पूरे का पूरा भाग लग जाए और अपने ही आप से डिवाइड हो जाए, 1 से और अपने ही आप से, उन सभी संख्याओं को क्या कहा जाता है, आपका प्राइम नंबर कहा जाता है। अब दूसरा इसमें पूछा जाता है कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, इसी में मैं बताने वाला हूं। अगला कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्याएं। अभी हमने पढ़ी अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। अब यहां पर हम पढ़ने वाले हैं क्या, कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है तो आप उसको ये बताओगे कि जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी कि उसके जो भाजक हैं वो 2 से ज्यादा हों, 2 से ज्यादा भाजक हों। जैसे कि क्या यहां पर एक आपका, ये तो प्राइम भी नहीं था और ना ही ये आपका भाज्य संख्या है, ना ही अभाज्य है और ना ही भाज्य है, तो ना तो 2 हुआ ना 3 हुआ। अब यहां पर 4 है आपका, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। एग्जाम के अंदर पूछा गया कि 4 जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके पास 2 से ज्यादा भाजक हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर हैं इसके पास, देख सकते हो आप। फिर उसके बाद 5 नहीं हो सकता क्योंकि ये तो प्राइम हो चुका है, और इसका क्या हो गया आपका 6 है, और उसके बाद कितना है 8 है और 9 है और 10 है। इस सब के सब क्या कहलाते हैं, आपके भाज्य संख्याएं, क्योंकि इनके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। अब कुछ लोग डेफिनेशन इसकी इस तरह से भी देते हैं कि 2 को छोड़ करके जितने भी नंबर आगे के हो जाते हैं, प्राइम नंबर को छोड़ करके जितने भी नंबर हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके भाज्य संख्याएं। लेकिन यहां पर अगर मैं आपसे डिस्कस करूं कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एक ना तो आपकी प्राइम नंबर है और ना ही आपका कंपोजिट नंबर है,
ए जो है ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक ही फैक्टर है और भाज्य संख्या की कंडीशन ये है कि जिसके पास दो भाजक हों, यानी कि उस संख्या को दो संख्या डिवाइड कर रहे हो, या तो एक या वो खुद से डिवाइड हो, तभी तो वो आपकी क्या कहलाती है? प्राइम संख्या कहलाती है। और कंपोजिट की जो डेफिनेशन है वो ये है कि जिसके पास दो से ज़्यादा फैक्टर हो। तो यहाँ पर क्या है? ये आपका भाज्य संख्या भी नहीं है और ना ही अभाज्य संख्या है एक। तो ये चीज़ एग्जाम में पूछी गई है और याद रखना इसको। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है गाइस कि रिलेटिव प्राइम क्या होते हैं आपके? रिलेटिवली प्राइम, सापेक्षित अभाज्य संख्या। यहां पर बड़ा कंफ्यूजन होता है कि रिलेटिवली प्राइम वो संख्याएं होती हैं कि जो आपस में तो प्राइम हो, यानी कि जिनका एचसीएफ क्या हो? एक हो। जैसे कि मैं लिख दूं कि दो इस तरीके से जोड़े हैं आपके, ये आपका भाज्य भी हो सकता है ये संख्या, और ये क्या है आपकी? अभाज्य, या ये आपका अभाज्य यहां पर हो सकता है और यहां पर ये क्या हो सकता है? आपका भाज्य। और इन दोनों का एचसीएफ तो पता होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए? 1। यानी कि ऐसे जोड़े जो आपके भाज्य हैं या अभाज्य हैं, और ये अभाज्य या भाज्य, इसको इंग्लिश में कहेंगे हम प्राइम और कंपोजिट। तो या तो उनका एचसीएफ क्या हो? 1 के बराबर हो। जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं कि मैंने लिखा 2 और दूसरा नंबर लिखा मैंने आपका 3। 2 और 3 नहीं लिख सकता मैंने लिखा यहां पर मैंने नंबर लिखे आपको एग्जाम्पल के तौर पर 4 और 15। मैंने 2 नंबर लिखे 4 और 15। तो ये जो जोड़ा है आपका, ये आपका अभाज्य भी आ सकता है यहाँ पर और भाज्य भी आ सकता है यहाँ पर। और इनका एचसीएफ कितना होना चाहिए? एचसीएफ किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है कि दोनों के दोनों नंबर आपके यहाँ पर क्या होने चाहिए? प्राइम होने चाहिए, भाज्य संख्याएं होनी चाहिए। वो जो संख्याएं होती हैं वो को प्राइम हैं। यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है कि सापेक्षित अभाज्य संख्याएं क्या हैं, यानी कि जो आपस में एचसीएफ तो 1 देती हों लेकिन वो को प्राइम, दोनों की दोनों प्राइम नहीं होनी चाहिए, तो वो सब के सब नंबर आपके क्या कहलाते हैं? सापेक्षित अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। अब यहां पर अगर मैं डिस्कस करूं आपसे सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं एक ऐसा जोड़ा होता है कि जो दोनों के दोनों प्राइम नंबर हों। ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है, यानी कि ये भी अभाज्य है और ये भी अभाज्य है, और इनका एचसीएफ तो कितना होगा? 1 होगा ही होगा, क्योंकि दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। 2 अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है आपका? 1 होता है। तो मैं ये बता रहा हूं आपसे कि सह अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं कि ऐसा जोड़ा होता है जिसके अंदर दोनों के दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन जो एसएससी जैसे बड़े एग्जाम्स के अंदर रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम के अंदर कोई डिफरेंस नहीं माना जाता। जो हम एचसीएफ एलसीएम में पढ़ते हैं तो वो आपका रिलेटिवली प्राइम होता है, यानी कि दोनों के दोनों आपके ऐसे जोड़े होते हैं जिनका एचसीएफ क्या होता है? आपका 1 के बराबर होता है। लेकिन अगर आप डीपली जाओ तो को प्राइम यानी कि सह अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं कि जो दो जोड़े दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? प्राइम होने चाहिए। लेकिन रिलेटिवली प्राइम में ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। यहां पर रिलेटिवली प्राइम यानी कि सापेक्षित अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 के बराबर हो, दोनों आपकी भाज्य भी हो सकती हैं, अभाज्य भी हो सकती है, दोनों के जोड़ों। अब यहां पर जैसे कि मैं लिखूं एग्जांपल 2 लिखा मैंने 3, ये भी आपकी प्राइम है, ये भी प्राइम है, और एचसीएफ कितना इनका? 1। तो ये सब क्या कहलाएंगे? आपकी सह अभाज्य संख्याएं। मैंने लिखा यहां पर 7 और 11, यानी कि दोनों की दोनों जो संख्याएं हैं वो दोनों की दोनों क्या हैं? प्राइम हैं,
आपकी अभाज्य संख्याएं हैं और HCF कितने के बराबर होना चाहिए आपका 1। तो ऐसी संख्याएं जो दोनों की दोनों अभाज्य हो, दोनों की दोनों प्राइम हो और HCF 1 के बराबर हो, ऐसी संख्याओं को क्या कहा जाता है? सहअभाज्य संख्याएं कहा जाता है। अब ट्विन प्राइम वो प्राइम होते हैं, यानी कि ऐसे का ऐसा जोड़ा होता है, यहां पर भी प्राइम नंबर हो और यहां पर भी प्राइम नंबर हो और इनका डिफरेंस किसके बराबर हो? 2। संख्या, पूर्ण संख्या वो संख्याएं होती हैं, जैसे कि मैं आपसे कहूं कि जैसे 6 है आपका, तो 6 के अगर मैं आपसे पूछूं भाजक या डिवाइजर क्या क्या हो सकते हैं आपके? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, यानी कि इसको भाग दे दें, 1 भी भाग दे सकता है, 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है और 6 भी दे सकता है। तो यानी कि जो पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं होती हैं कि 6 को छोड़ करके, यानी कि उस संख्या को छोड़ करके जितने भी उसके भाजक हैं, अगर उनका जोड़ उस संख्या के बराबर आ रहा है तो वो पूर्ण संख्या है, अदरवाइज वो पूर्ण संख्या नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, मैंने लिया 12 के जो डिवाइजर होंगे वो होगा 1 से भाग जा सकता है, 2 और 3 और 4 और 6 और 12, यानी कि 12 को छोड़ करके जितनी भी ये संख्याएं हैं अगर सबकी सब 12 के बराबर आ रही हैं तो ये क्या है? एक पूर्ण संख्या है। जैसे मैंने लिखा 1 + के 2 + के 3 + के 4 + के 6, तो ये कितना है? 6 4 10 और 3 13 और 3 कितने हो गए आपके? 16। तो ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि कौन सी पूर्ण संख्या है, कौन सी पूर्ण संख्या नहीं है। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। ये नंबर का क्लासिफिकेशन है। चलो कल मिलते हैं बच्चों, खुश रहिए, आगे बढ़िए, मेहनत करिए। इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो PDF में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू क्लास।